Hello everyone, welcome to the channel. In this video lecture, we will discuss some more question of 2023 BE Semester 2 पेपर। इस वीडियो लेक्चर में हम BE Semester 2 2023 के सम पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसके कि हम ऑलरेडी 35 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम 36 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये सारे आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि किसी भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन 3 डेप्थ्स ऑफ हिंदुइज्म। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म के 3 ऋणों में से एक नहीं है। ये 36 क्वेश्चन है। तो हिंदू धर्म में आपने देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन सब के नाम सुने हैं, पर अतिथि ऋण जैसा जो है ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है हिंदुइज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट गारो, खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स आर लोकेटेड। तो किस स्टेट में, इंडिया की किस स्टेट में एक गारो, खासी और जयंतिया जो ट्राइब है ये रह रही है। तो अगर हम बात करते हैं खासी, गारो और जयंतिया ट्राइब की, तो ये आपके मेघालय रीजन में, मेघालय स्टेट में ये लोग रह रहे हैं। आपको पता है कि जो ट्राइब्स होती हैं इनको ऐसे तो हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, STs, हिंदी में कहते हैं जनजातियाँ। स्पेसिफिकली जब खासी ट्राइब की बात होती है तो ये आपकी मैट्रिलिनियल ट्राइब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड जो बुक है, इसके लेखक आपसे पूछे हैं कौन है। तो ये जो बुक है ये है E. एडमसन हॉबल की। तो E. एडमसन हॉबल इसके राइटर हैं। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है। तो आपको पता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ये हमें 2011 की सेंसस का डेटा पढ़ना है। आपको पता है कि सेंसस जो है वो 10 साल में एक बार होती है जनगणना, लेकिन लास्ट सेंसस 2011 में हुई थी, उसके बाद 21 में ड्यू टू कोविड वो नहीं हो पाई थी। तो हमें वही डेटा पढ़ना है। तो उसी सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन जो है, जो शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस रीजन में या किस एरिया में रह रही हैं। तो आपका जो MP है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर आपकी जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो सबसे ज़्यादा रह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर शेड्यूल ट्राइब से ही आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 11, अभी मैंने आपको बताया कि हम लास्ट सेंसस 2011 का ही डेटा पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है, जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितना परसेंट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स का है। उसमें से अगर हम डिवाइड करते हैं शेड्यूल ट्राइब कितने परसेंट है, तो वो आपकी 8.6% है। 8.6% हमारी पूरी टोटल जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से 8.6% शेड्यूल ट्राइब्स हैं, यानी कि वो STs हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो भारत के आदिवासी मामलों के वर्तमान मंत्री कौन है। तो भारत में बहुत सारे ट्राइबल अफेयर्स होते रहते हैं इंडिया में। तो जो भी भारत के आदिवासी मामले हैं उनके लिए भी मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। तो इस समय पे आपके अर्जुन मुंडा जो है वो आपके भारत के ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स was set up on the basis of which amendment। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संशोधन के आधार पर की गई। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स was set up on the basis of which amendment। तो ये आपका था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस
संशोधन के आधार पर की गई। तो ये आपका 89th अमेंडमेंट था। 89 NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, इसमें आर्टिकल ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 338 आर्टिकल में आता है। उसी में ही 338 का क्लॉज 1A में अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 2003 में हुआ था ये अमेंडमेंट। तो ये आपका 89th अमेंडमेंट था। नेक्स्ट है हु कॉल्ड ट्राइब्स बैकवर्ड हिंदूज। आदिवासियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? जो भी आपकी ट्राइब्स है उन्हें आदिवासी भी कहा जाता है, आप जानते हैं। तो ये इन्हें पिछड़े हिंदू वर्ड उनके लिए किसने यूज़ किया है? तो आपके फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी जिन्हें आप GS खुरे जानते हैं, गोविंद सदाशिव खुरे, उन्होंने जो ये हमारे आदिवासी हैं उन्हें पिछड़े हिंदू कहकर बुलाया। उनका कहना ये था कि आदिवासी कुछ और अलग नहीं है हमसे, वो पिछड़े हुए हिंदू लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कल्चरल सोशोलॉजी। कल्चरल सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्चरल सोशोलॉजी जो बुक है ये गिलिन एंड गिलिन ने लिखी है। इसका राइट आंसर है गिलिन एंड गिलिन। कल्चरल सोशोलॉजी गिलिन एंड गिलिन की बुक है। बुक्स और ऑथर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली। तो इसमें बहुत सारे बुक्स और राइटर, आपने अभी भी देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बुक और राइटर्स से आए हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी बुक्स और राइटर्स हैं, इसलिए आप इम्पॉर्टेंट पन तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जियोग्राफिकली LP विद्यार्थी डिवाइडेड ट्राइबल एरियाज इन हाउ मैनी कैटेगरीज। भौगोलिक दृष्टि से LP विद्यार्थी ने जनजातीय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा? तो अगर भौगोलिक दृष्टि से LP विद्यार्थी जो थे उन्होंने जो आपका ट्राइबल एरिया है उनको किन कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो हाउ मैनी, तो इसका आंसर राइट आंसर है 5 में उन्होंने डिवाइड किया था, जिसमें था जियोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एथनिक, रेशियल। इस बेसिस पे उन्होंने इसको डिवाइड किया था। ये कुछ उनके एरियाज थे, इकोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एथनिक और रेशियल। इसका राइट आंसर है 5। इन 5 कैटेगरीज में इन्होंने जियोग्राफिकली LP विद्यार्थी ने ट्राइबल एरियाज को जो था वो डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। आपने देखा कि सेंसस का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेंसस से आए हुए हैं। हमें लास्ट सेंसस ही पढ़नी है, बट ट्राइब्स आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ट्राइब का डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। आपको पता है जनजातियाँ हैं, लेकिन उसमें से कौन सी जनजाति जो समूह है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है ट्राइबल पॉपुलेशन का, ट्राइबल ग्रुप सबसे बड़ा? तो ये आपका भील ट्राइब जो है ये सबसे बड़ा जो है ट्राइबल ग्रुप में आता है। टोटल जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो अगर ट्राइबल पार्ट हम देखें तो 8.6 जो है वो ट्राइबल है। बट अगर एज अ होल हम ले ट्राइबल पॉपुलेशन को, तो टोटल जो हमारी भील ट्राइब है वो 38% है भील ट्राइब। और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, MP, त्रिपुरा, ये सारे रीजन्स में ये भील ट्राइब जो है वो रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल की कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो ट्राइबल से रिलेटेड नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये सारी ट्राइबल पॉपुलेशन में आपको ये जो है ये मिल जाएंगी प्रॉब्लम्स। इसके अलावा लैंड एनिलेशन ये मिलेगा, लेकिन रिजर्वेशन जो है ये ट्राइबल जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि ट्राइबल्स को रिजर्वेशन दिया गया है। जो आपको पता है जनरल को अगर EWS में तो उनको 10% का रिजर्वेशन मिलता है। इसके बाद OBC जो है अदर बैकवर्ड कास्ट, उनको भी रिजर्वेशन 27% का मिला है। ऐसे ही SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है। तो ये जनजातियों की समस्या नहीं है, जबकि पॉवर्टी, इलिटरेसी और लैंड एनिलेशन जो है
वो जनजातियों की समस्या में आएगा। नहीं है वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको करना है कि आपको फोकस हो कि ये देखना है कि नहीं पूछा गया है, तो नहीं वाले क्वेश्चंस को आप नहीं वाले ऑप्शंस के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच अ माइनॉरिटी कल्चर chooses to give up its own identity and replace it with the identity of major culture is called। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अल्पसंख्यक संस्कृति अपनी स्वयं की पहचान छोड़ती है और इसे एक प्रमुख संस्कृति की पहचान के साथ बदल देती है, इसको क्या कहते हैं? तो ये होता है एसिमिलेशन। इसे कहते हैं एसिमिलेशन, सात्मीकरण। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो माइनॉरिटी कल्चर है वो अपनी जो रियल आइडेंटिटी, अपनी ओन आइडेंटिटी है, उसको रिप्लेस कर देता है जो कि मेजर कल्चर है उससे। क्योंकि ये कल्चर माइनॉरिटी में है तो वो मेजॉरिटी में जो कल्चर है उसकी आइडेंटिटी से अपनी आइडेंटिटी को रिप्लेस कर देता है। यानी कि एक अल्पसंख्यक जो संस्कृति है वो अपनी पहचान को छोड़कर जो वहाँ पर प्रमुख संस्कृति है उसकी पहचान को अपना ले और बदल ले उसको उसके साथ, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं सात्मीकरण या फिर एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू सोशियो कल्चर हार्मनी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समस्या सामाजिक सांस्कृतिक सामंजस्य से संबंधित नहीं है? इमर्जेंस ऑफ न्यू स्ट्रेटिफिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, क्लोथिंग कंट्रोवर्सी। नवीन संस्करण का उदय, द्विभाषा की समस्या, वस्त्र विवाद। ये सारी ही आपकी सोशियो कल्चरल हार्मनी की प्रॉब्लम है ट्राइबल के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जितनी भी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैं ट्राइबल पॉपुलेशन, ये सब सोशियो कल्चरल हार्मनी से, यानी कि जो भी ट्राइबल्स हैं उनको सामाजिक सांस्कृतिक सामंजस्य से रिलेटेड समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लॉस ऑफ द नर्व। लॉस ऑफ द नर्व जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो ये जो थिंकर थे आपके वेरियर एल्विन, ये वेरियर एल्विन की बुक है लॉस ऑफ द नर्व्स। इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप प्लीज़ नोट डाउन करके रख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कास्ट इज़ अ क्लोज्ड क्लास। जाति एक बंद वर्ग है। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कास्ट के लिए। कास्ट की डेफिनेशन में भी हम इसे यूज़ करते हैं, उसमें भी लिखते हैं। मजूमदार और मदान ने इसे डिफ़ाइन किया था कास्ट को कि कास्ट जो है वो क्लोज्ड क्लास है। आपको पता है एक होता है क्लास और एक होता है कास्ट। क्लास जो है वो एक ओपन सिस्टम है जहाँ पे एक जो लोअर कास्ट क्लास का जो इंसान है वो अपर क्लास में भी जा सकता है, अपर वाला मिडिल से लोअर में आ सकता है। बट जो कास्ट की बात आती है तो ये क्लोज्ड क्लास है, इसमें अप एंड डाउन नहीं है। आपका जो बाई बर्थ से जो आपको बाई बर्थ जो कास्ट मिलती है, आपका बर्थ जिस कास्ट में होता है, आप लॉन्ग लाइफ टाइम उसी के ही मेंबर रहते हैं। तो जो कास्ट है इसे क्लोज्ड क्लास जो है ये किसने कहा है? मजूमदार और मदान ने कहा है। इनकी फेमस बुक थी मजूमदार और मदान की, जिसमें कि इन्होंने ये कास्ट के बारे में डिफ़ाइन किया है। वो बुक थी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो मजूमदार और मदान जो है वो जाति को बंद वर्ग के रूप में जानते हैं, ये जाति को बंद वर्ग कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्ट सिस्टम इज़ अ फॉर्म ऑफ। जाति व्यवस्था किसका रूप है? ऑप्शंस हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल यूनिटी, सोशल सॉलिडारिटी, सोशल क्लास। तो आपको पता है कि सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन के लिए क्लास, कास्ट, जेंडर और रिलीजन, ये सब स्ट्रैटिफिकेशन के लिए आते हैं। तो जाति जो है वो सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन उसके बेसिस पे आपको मिलता है, स्तरीकरण मिलता है। आपने जब कास्ट पढ़ा है तो आपने कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप पढ़ते हैं। तो जीएस खुरिये कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, वो टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, जिसमें पहली ही वो ये बताते हैं कि जो कास्ट है वो सोसाइटी को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है।
तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक फॉर्म है हमारा कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम गवर्न्ड बाय रिलेशनशिप बिटवीन ऑन रेसिप्रोसिटी इंटरकास्ट रिलेशन इन विलेज इज नोन एज। गांव में पारस्परिक अंतरजातीय संबंधों पर आधारित संबंधों द्वारा संचालित व्यवस्था क्या कहलाती है? तो एक सिस्टम है, जो भी विलेजेस हैं वहाँ पे एक सिस्टम है जहाँ पे रेसिप्रोसिटी मिलती है आपको इंटरकास्ट रिलेशंस में। तो जो गांव है वहाँ पे जो भी एक जाति से दूसरी जाति में जो अंतर जातीय संबंध है उससे एक व्यवस्था चल रही है, उसको क्या कहते हैं? उस सिस्टम को कहते हैं जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम कहते थे उस सिस्टम को। ये आपका अभी ट्रेंड में नहीं है, बट ये पहले जजमानी सिस्टम जो था ये बहुत फेमस था। अभी भी आपको बहुत जो पुराने रूरल एरियाज हैं ट्रेजर टाइप के, वहाँ पे आपको ये मिल सकता है, बट अभी रिसेंट आपको ये जजमानी सिस्टम नहीं मिलेगा। बेसिकली जो ये एक सिस्टम है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि इंटरकास्ट रिलेशंस जो है उसमें रेसिप्रोसिटी को जो है वो बताता है, जजमानी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, मेन एंड वुमेन टू फैमिली लाइफ। विवाह जो है स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। ऐसा किसने कहा है? ये स्टेटमेंट या ये डेफिनेशन जो है ये दी थी बोगार्ड्स ने। ये जो है इसका राइट आंसर है बोगार्ड्स। मैरिज आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैरिज की डेफिनेशंस जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी, और डेफिनेशन को लर्न करने का पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी डेफिनेशन है उसको दूसरी डेफिनेशन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कीवर्ड्स के थ्रू लर्न करना होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये मैरिज को किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है। इन्होंने पहली चीज़ तो इसमें कीवर्ड है कि मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन। इन्होंने बोगार्ड्स ने मैरिज को इंस्टीट्यूशन बताया, और उन्होंने कहा है कि जो मेन एंड वेमेन है वो फैमिली लाइफ में एडमिट होते हैं, फैमिली लाइफ में प्रवेश करने की संस्था कहा है इन्होंने। तो ये बोगार्ड्स है। इसके अलावा वेस्टरमार्क, के.एम. कपाड़िया, ये लोग भी मैरिज के बारे में लिखते हैं, तो आप इनकी भी डेफिनेशन जो है वो देख सकते हैं, वेस्टरमार्क की भी। मैरिज से रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर स्पेसिफिकली रिलीजन में मैरिज देखेंगे तो हिंदू मैरिज की टोटल 8 टाइप्स हैं, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। हिंदूज़ में कौन सी बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज है, कौन सी वर्स्ट फॉर्म मैरिज है, और उसके अलावा भी टोटल जो टाइप्स हैं उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम मैरिजेस हैं, तो मुस्लिम मैरिजेस कितने टाइप की हैं, कौन कौन सी क्या टाइप है, वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा मुस्लिम्स में जो तलाक होता है या डाइवोर्स के फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया जो है इसके राइटर आपसे पूछे हैं। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया जो बुक है ये के.एम. कपाड़िया की है। के.एम. कपाड़िया ने लिखा है बुक को। तो मैरिज एंड फैमिली के लिए आपके के.एम. कपाड़िया थिंकर भी जो है वो फेमस है, तो आप के.एम. कपाड़िया की बुक तो ये लर्न कर लीजिए। इसके अलावा भी आप वेस्टरमार्क वगैरह की भी डेफिनेशंस देख सकते हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बुक्स, इसके अलावा भी जो भी मैरिज से रिलेटेड बुक्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे वेस्टरमार्क की बुक है, बोगार्ड्स की बुक है, इनकी भी बुक्स आप पढ़ लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। आई होप आपके लिए वीडियो लेक्चर, ये PYQs हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।